हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो करिए, ठीक है। तो हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे, तो गैसेस स्टेट का 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को पहले आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम छठा लेक्चर्स करेंगे और ये हमारे गैसेस स्टेट का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। जिससे हमारा गैसेस स्टेट का जो है पूरा टॉपिक मैंने गैसेस स्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज को, ठीक है। और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हर एक टॉपिक को मैं टच करते हुए ले जा रहा हूँ और पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी मैं बताते हुए जा रहा हूँ। तो साथ साथ में करते करते उन जो क्वेश्चन का डायमेंशन बन सकता है आप उनको भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेगा। और हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उनको जो है ना बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बाकी मैं बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वंडरवॉल इक्वेशन तक पढ़ा, जिसमें जो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन हुआ करता था, कौन सा इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये किसके लिए हुआ करता था? आइडियल गैस के लिए हुआ करता था। लेकिन इस वाले इक्वेशन को वंडरवॉल क्या करता था? कन्वर्ट कर देता था। तो वो इक्वेशन क्या था ना, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इजिकल्स टू आर टी। तो ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हुआ करता था? ये वंडरवॉल इक्वेशन हुआ करता था किसी भी रियल गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये आया कैसे करके? यहाँ पर वॉल्यूम करेक्शन किए, प्रेशर करेक्शन किए, ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ा ये मैं लेक्चर 5 पे बता चुका हूँ। तो उस वाले लेक्चर को आप जा करके एक बार देखिए, उसके बाद जा करके इस वाले पार्ट पे आइए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में और क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते किसे हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए, मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ हूँ, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं कि दैट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, मतलब ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जिसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाए लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से भी वो क्या लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है। तो उस वाले टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 30.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 के लिए इतना है, ठीक है। तो इस वाले टेम्परेचर से ऊपर अगर मान लीजिए हम 40 डिग्री दे रहे हैं, 50 डिग्री दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर दें, है ना, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, है ना। लिक्विफाई कर दें मतलब गैस से लिक्विफाई करेंगे क्या टेम्परेचर देकर? नहीं। अगर मान लीजिए CO2 उस वाले फॉर्म में रहे, सॉलिड फॉर्म में रहे, है ना, और उसको हम लिक्विफाई करना चाहेंगे ज़्यादा टेम्परेचर दे करके भी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दैट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विफाइड नहीं होगा। तो TC, क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से डिनोट किया जाता है। ये जनरली क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो TC इक्वल्स टू 30.984 किसके लिए? CO2 के लिए। और एक रिलेशन आपको याद रखना है, TC इज इक्वल्स टू 8A/27BR। ये A क्या है, ये B क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा है वंडरवॉल इक्वेशन में। ये वंडरवॉल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो वहीं से आए हैं। और ये पूरा इक्वेशन कहाँ से आया ये हमें कोई भी नीड नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा भी तो इस तरीके का डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका डेरिवेशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है ना, वो प्रेशर मैं पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है, इस डेफिनेशन को। द प्रेशर नीड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मतलब देखिए, जैसे 30.98 कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। अभी खाली ये टेम्परेचर दे करके तो इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसका हमको क्या करना पड़ेगा? एक फिक्स्ड प्रेशर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रेशर को फिक्स्ड करके रखना पड़ेगा जिस प्रेशर पर वो लिक्विफाई होता होगा,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रेशर नीड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब उस टेम्परेचर पर जितना हमें प्रेशर लगता है लिक्विफाई करने के लिए, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है? 72.9 atm। ठीक है, 72.9 atm। और ये PC का एक रिलेशन याद करके रखिएगा, PC इक्वल्स टू होता है A/27B²। ठीक है, ये रिलेशन आप याद करके रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं जितना लिखवा रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर देंगे ना, ऐसे ही करके डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, और बाकी मैं तो बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है बनते हैं या फिर बन सकते हैं। अभी आगे आते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है ना, जैसे हम वहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई किए 30.96, जो क्रिटिकल टेम्परेचर था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर ये प्रेशर हम अप्लाई किए, कितना? 72.9 atm ये प्रेशर अप्लाई किए। तो इस केसेस पर क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा। आप इस बात को मानते हैं, ये लिक्विफाई हो जाएगा। तो लिक्विफाई जो हो जाएगा, लिक्विफाई होने पर तो 1 मोल के लिए ये जो वॉल्यूम बनेगा इस क्रिटिकल टेम्परेचर, इस क्रिटिकल प्रेशर पर, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं अप्लाई करता हूँ कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस टेम्परेचर पर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर और इस क्रिटिकल प्रेशर पर वो क्या है? लिक्विफाई होगा। तो वो जो लिक्विफाई हो रहा हो वो वॉल्यूम में निकलेगा, वॉल्यूम में। तो 1 मोल के लिए वो जो वॉल्यूम निकलेगा उसी वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, इजी है, ये आपको समझ में आ गई होगी। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नॉन एज इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बात आ गई। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए VC कितना होता है? 96.65 ml। ठीक है, ये VC, और VC के साथ जो वैन-डेर-वाल्स कांस्टेंट का रिलेशन VC इक्वल्स टू 3V। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद करके रखना है। तो ये था हमारा 3 क्रिटिकल कांस्टेंट TC, PC और VC। ठीक है, उसका रिलेशन और उसका जो वैल्यू है, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन वो जो रिलेशन है TC, PC और VC का वैन-डेर-वाल्स कांस्टेंट के साथ, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसी को मैंने ये जो 3 क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम आया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट एक तरीके के बोल सकते हैं, जो थॉमस एंड्रयू जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, मैंने ये जो गैस है, ये गैस को लिक्विफाई करना चाहा। सॉरी, मैं अभी जस्ट इस वाले फॉर्म पे ना, मैं यहाँ पे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको लिक्विड फॉर्म में करना चाहिए। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में ही होगा, गैसेस को ही हम यहाँ पे लिक्विफाई करेंगे। ठीक है, गैस को लिक्विफाई करना। और इसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो थॉमस एंड्रयू कार्बन डाइऑक्साइड पर सबसे पहले ट्राई किए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको लिक्विफाई किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने वो क्या ट्रायल किए थे, देखो। तो कार्बन डाइऑक्साइड सैंपल को लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस अप्लाई किया गया, है ना, एक फिक्स्ड प्रेशर पर, जो प्रेशर 72.9 atm था। ठीक है, अभी 50 डिग्री हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो लिक्विफाई होगा क्या 50 डिग्री पर? नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो तो 30.98 था ना। तो उसी प्रेशर पर फिर देखिए 31 डिग्री अब हम अप्लाई करें, लेकिन फिर भी ये लिक्विफाई नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम 30.98 डिग्री सेल्सियस अप्लाई कर रहे हैं, 30.98 डिग्री सेल्सियस जब अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केसेस पर ये जो है ना, ये लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रेशर पर जितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और वो जो प्रेशर होता है वो क्या प्रेशर होता है? क्रिटिकल प्रेशर होता है। और उस वाले पॉइंट पे जो लिक्विफाई होता है ना, वो जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम को बोलते हैं हम क्या? VC। उस वॉल्यूम को बोलते हैं VC। तो ये था हमारा एंड्रयूज आइसोथर्म, है ना,
जो थॉमस एंड्रू ने कार्बन डाइऑक्साइड पर सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये था हमारा एंड्रूज आइसोथर्म और 3 क्रिटिकल कांस्टेंट। हाँ, अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा ना, Vc इक्वल्स टू 3V, ठीक है। और ये हम यहाँ पे बार लगाते हैं मोलर वॉल्यूम के लिए, ठीक है। Vc इक्वल्स टू 3V आया। उसी तरीके से Pc का भी आया था, क्या आया था, A/27B²। उसी तरीके से Tc का भी वैल्यू आया था 8A/27BR, ठीक है। ये 3 का वैल्यू तो आया ना, 3 वैल्यू हम लिखे थे। तो इन तीनों वैल्यू को जब हम सम अप करते एक तरीके से ऐसे करके हम अगर लिखते हैं, वेट ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, मैं नीचे लिखता हूँ Pc Vc बाई Tc, Pc Vc बाई Tc। तो अब इसको Pc की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Pc की जगह पर कितना वैल्यू, तो A/27B²। Vc की जगह पर हम कितना 3V डिवाइडेड बाई Tc की जगह पर 8A/27B², है ना, ये लिखेंगे ऐसे करके। तो अब जब हम इसको सॉल्व जब करेंगे, सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा 0.375 Pc Vc डिवाइडेड बाई Tc, इस तरीके से। और जो दूसरे स्टेट के जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो जैसे राजस्थान में लैब असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पेपर में ये जो इक्वेशन है ना, इसको डायरेक्ट एज इट इज पूछा गया था। रिलेशन ऐसे दिया था, Pc Vc बाई Tc का वैल्यू दिया गया था 0.375, और जो 4 ऑप्शन है ऐसे करके दिया गया था। तो इसका क्या ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन होगा, 3.75 और सॉरी 0.375, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स है क्या। यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। सबसे पहले लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स है क्या ना, हम लोगों ने अभी जो वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ा, P + A/VM² VM - B = RT, ये इक्वेशन अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो अभी अगर हम इस इक्वेशन को रीडिराइव करें, है ना, अगर डिराइव करें इस प्रेशर के टर्म को रिड्यूस प्रेशर के टर्म पे अगर लिखें, ठीक है, और इस वॉल्यूम को रिड्यूस वॉल्यूम के टर्म पे, और इस टेम्परेचर को रिड्यूस्ड टेम्परेचर के टर्म पे अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, डिफाइन करने के बाद अगर रिड्यूस प्रेशर जो है ना, इसको PR से डिनोट किया जाता है, इसको VR से डिनोट किया जाता है, और इसको TR से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर इसका भी अलग अलग जो है ना, वो एक पूरा डेरिवेशन बनता है, इसको लेकर के एक पूरा डेरिवेशन बनता है। तो हम डेरिवेशन को एक्सप्लेन नहीं करने वाले, क्योंकि डेरिवेशन हमारा एग्जाम में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका बता रहा हूँ कि इस वैन डर वाल इक्वेशन को जब रीडिराइव किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर, तो उस वाले इक्वेशन स्टेट्स को कहा जाता है लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो अब क्या है कि इस पूरे टर्म को एक पूरे डेरिवेशन के थ्रू जब हम लिखेंगे, तो वो जो वैल्यू आता है या फिर वो जो मान आता है, वो मान क्या होता है, मैं अभी आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो ये जो मान है, देखिए, ये PR + 3Y VR² VR - 1/3 = 8/3 TR,
ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स इसको कहा जाता है। तो हाँ, मैं जो और एक इसको बताना भूल गया कि इस वैन इक्वेशन को जब हम रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर पर डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन करने पर वो जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन नियरली इक्वल टू द वैन इक्वेशन के बराबर होगा। नियरली है ना, पूरा पूरा तो इक्वल नहीं होगा। आप इन दोनों को कंपेयर करिए। ठीक है, तो कंपेयर करने पर क्या नज़र आ रहा है, ये वैल्यू जो है नियरली सिमिलर आ रहे हैं। तो इस वाले इक्वेशन स्टेट को कहा जाता है लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। ये जो है ना, ये हो गया कंप्लीट, गैसेस स्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आगे जो हमारा टॉपिक आएगा, हम सॉलिड स्टेट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन तभी तक आप इन सारे टॉपिक्स को जो है ना रिवाइज, बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और साथ ही में जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन जो है बना रहेगा, और मैं जो है आपके लिए जो है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, और साथ में शेयर भी करते रहिए आपके फ्रेंड्स को। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो उन सारे क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं तक।